हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एएफएम आरटीपी नवंबर 24। तो कोशिश करेंगे जी, एक केस सिनेरियो है स्टार्टिंग में, उसको तो पूरा निपटाएं इस वीडियो के अंदर। इजी है, बट थोड़ी बहुत कुछ क्वेरीज हैं उधर रिगार्डिंग, तो मैंने कहा जी वीडियो बना के ही उसे आंसर करते हैं। ये है जी आपका वो केस सिनेरियो, पहले वाला। तो हम इसके चलते हैं जी पास। ये आ गया जी। कहता है टू फ्रेंड्स मिस्टर ए एंड मिस्टर एन वर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क ऑफ द मार्केट। ए सॉर्ट ऑफ रिस्क अवर्स, मतलब कि रिस्क थोड़ा अवॉइड करता है, डरता, मतलब कि जिस तरह आमतौर पे लोग होते हैं। एम इज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, बिलीव्स इन टेकिंग रिस्क। ये ना सोचना एफेंडो करता होगा, ऐसा भी नहीं बोला, रिस्क ले लेता। एन said we cannot diversify the market risk at all, and he quoted the modern portfolio approach. Both friends analyzed the market data for a few months and came out with expected return on two stocks for a particular market. अरे बुक का ही क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का, मैं दिखा दूंगा। इन्होंने क्या किया कि दो स्टॉक्स अपनी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चेक किए। जैसे एग्रेसिव स्टॉक किसी ने पिक किया, किसी ने डिफेंसिव। मार्केट को एनालाइज किया। कंडीशन नंबर वन, अगर मार्केट 7% रिटर्न देती है तो अग्रेसिव 4% देगा, डिफेंसिव उस सिनेरियो में 9% देगा। एंड इफ द मार्केट मूव्स 25% तो डिफेंसिव आपको 18% दे पाएगा। एग्रेसिव दिख रहा है बीटा पावरफुल, एग्रेसिव का बीटा लग रहा है तेज, मूव कर रहा। आगे बढ़ने से पहले, ताकि ऐसा कोई इंप्रेशन ना पड़े कि इंस्टीट्यूट कोई नया क्वेश्चन बना रहा है, कुछ नया नहीं है भाई। ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है जी ये 13। ठीक है, तो आप वहां जाके भी आंसर उनसर देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम सॉल्व जरूर करेंगे भाई, जब वीडियो बन रही है तो सॉल्व तो होगा। देखें भाई क्या कहानी है। इसने पूछा बीटा ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक निकाल दो। सर बीटा ऑफ द डिफेंसिव, सर देखें, जब मार्केट 7% थी तो ये रिटर्न 9% देता। मार्केट 25 हो जाती है तो रिटर्न 18 देता। तो इसकी जो चेंज इन रिटर्न है 18 माइनस 9 डिवाइड बाई चेंज इन मार्केट की रिटर्न 25 माइनस 7। तो दिस इज 9% मूवमेंट अगेंस्ट अ मूवमेंट ऑफ 18। तो ये 0.5 बीटा आ जाएगा सर, 0.5। तो ये देखें जी 0.5 बीटा दिया हुआ। बाकी मैं यहाँ से आपको आंसर भी चेक करा दूँ भी। क्या सर इसका यही एक मेथड है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं मॉड्यूल में लाता हूँ आपको, 2 मिनट दें मुझे। ये सर मॉड्यूल में यहाँ मिलेगा कहीं। तो ये देखें सर, ये चेंज वाला हमने यहाँ टिक भी कर रखा है सारा, कि चेंज वाला मेथड इन्होंने लगवा रखा, कि चेंज इन रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट का रिटर्न। अब इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया, ये चेंज चूंज तुम्हें पसंद नहीं आया, तो तुम इससे कर लो, करेक्टरिस्टिक लाइन से। उसमें उसने बोला जी रिटर्न इज इक्वल टू अल्फा पैरामीटर बीटा इंटू आर एम। जिसे हम कहते थे कि भाई आपकी रिटर्न डिपेंड करती है आपके बीटा और मार्केट पे। बीटा इंटू मार्केट, ये आपकी रिटर्न होनी चाहिए। अब जो डिफरेंस आएगा वो माना जाएगा इस बिकॉज ऑफ अल्फा। अब अगर ऐसा करने लग जाओ तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट वाला ये मेथड आपने पहले ना इतना ध्यान दिया हो। तो मैं इधर इस क्वेश्चन में आता हूँ, यहाँ से डाटा लेता हूँ, अपना दोबारा से इस फाइल पे जाता हूँ। अब मैंने कहा जी रिटर्न इज इक्वल टू अल्फा बीटा मार्केट रिटर्न। अब मेरा पहला जो एमसीक्यू है वो बीटा ऑफ डिफेंसिव स्टॉक निकालने का है। तो मैंने यहाँ पे ये बोला कि देख भाई तेरी 9% रिटर्न आ रही है, 9% रिटर्न आ रही है एक सिचुएशन में। ये डिपेंड करती है तेरे अल्फा, बीटा और साथ में मार्केट। अब मार्केट तुम्हें पता है कि मार्केट में उस वक्त कितना था भाई, 7%। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दोबारा तुम्हारी रिटर्न आ रही है 18%। 18% यहाँ आ गया इक्वेशन नंबर 2। अल्फा बीटा मार्केट, मार्केट 25 की है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बेटा अगर आप इसे सॉल्व करने लग जाओ, एलिमिनेशंस, ये गया 18 माइनस 9, इनके कोफिशिएंट्स का गैप 18। तो यहाँ से भी तो भाई आपका बीटा 0.5 ही आने वाला, ये बात है। फिर अगर आप कहें कि सर हम इसे ऐसे करना चाहते हैं, कि हम ये ऐसे, ये जो कंपैरिजन हुआ पहले और ये करेक्टरिस्टिक ये नहीं करना चाहते, हम एक्स और वाई बना के स्टैंडर्डेशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट करना चाहते हैं, तो भी हो जाएगा।
आप प्रोबेबिलिटी इक्वल मान लो या ये मानो कि हिस्टोरिकल डाटा, वैसे तो यार ये उनकी फाइंडिंग्स हैं, तो हिस्ट्री हिस्ट्री तो नहीं है, ईयर वाइज तो नहीं है, पर अगर आप सॉल्व करोगे ना इक्वल प्रोबेबिलिटी रख के या 2 सीरीज का डाटा रख के, तो भी आएगा, पर वो लेंथी काफी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा पेपर में। ठीक है भाई। तो ये आपका था जी पहला, और इसका आंसर हमने चेक करा दिया। अब कहता है मार्केट इज इक्वली लाइकली टू गिव 7 और 25%, मतलब 50% चांस इस रिटर्न के, 50% इसके। कहता फिर अग्रेसिव की क्या रिटर्न आएगी। तो अग्रेसिव ये है भाई, इसका 50%, इसका 50%, 2 और 20, 22% आंसर आना चाहिए। 22% वाली ऑप्शन ये है। अपने यहाँ चलना है, यहाँ से चेक कर लेना। सेकंड का सी बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा गया कि अल्फा निकाल लो डिफेंसिव स्टॉक का। यहाँ अब आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाएंगे क्योंकि देख भाई, बंदा थोड़ा तो सोचता है, तो इसको अनसॉल्व की तरह ही करते हैं। अल्फा निकालने के लिए अब यूज तो ऐसा कुछ ही करना पड़ेगा कि हमें ये कहना पड़ेगा, देखो जी जो रिटर्न है वो अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम है। अब वो इक्वली लाइकली वाला आप मान के चलना कि यहाँ भी चलेगा। तो अगर रिटर्न इक्वली लाइकली है, अब मेरे को अल्फा निकालना है डिफेंसिव का, ध्यान से। तो मैं गया जी डिफेंसिव के पास, मैं क्या बेटा इक्वली लाइकली हो जा तू, 4.5 यहाँ से हो जा, 9 यहाँ से हो जा। तो उसने कहा जी मैं हो जाता हूँ। तो 13.5% रिटर्न आ गई। अल्फा तो निकालना है सर, बीटा तो फिर पता होना चाहिए ना। सर आप चेक करो, बीटा पहले आपने डिफेंसिव का ही पता किया था, तो मैं यहाँ से आपको चेक करा देता हूँ। सर ये बीटा डिफेंसिव का ही था, हाँ जी सर। तो यहाँ हमने 0.5 पुट कर दिया। अब इक्वली लाइकली वाले सिनेरियो में जो आपकी मार्केट की रिटर्न है भाई, उसकी भी तारीफ कर दें। मार्केट की रिटर्न 16% बैठती है, तो भाई ये 16% यहाँ पुट हो गया है। तो यहाँ से 13.5% ये वाले भाई, ये इतने माइनस करके मेरे पास तो इसका अल्फा 5.5 आ रहा है बेटा, 5.50। तो मैं चेक करना चाहूंगा ये ऑप्शंस में अवेलेबल है। सर है। तो आप थर्ड में जाके सी टिक कर दें। ये लीजिए सर, थर्ड में सी हो गया। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यार बहुत बार है, हैरी मार्कोविज आ गया, चलो। अब भाई इसके बाद इन्होंने पूछा कि ये जो कैपिटल मार्केट लाइन होती है, एज पर कैपिटल मार्केट लाइन थ्योरी, पोर्टफोलियो लाइंग ऑन सीएमएल ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो, ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो आर कॉल्ड, अब भाई ये है थोड़ा बेस वाला क्वेश्चन, मतलब कि इसके लिए थ्योरी चाहिए होगी। तो भाई आप मॉड्यूल में 6.32 पेज पे आ जाए, वहाँ कैपिटल मार्केट लाइन पूरा अच्छे से समझाया हुआ, कैपिटल मार्केट थ्योरी। ये लाइन समझानी है बेटा, कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। ये लाइन देखें जी क्या दिखा रही है, पूरा ये समझें डायग्राम। इस तरफ इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन रखी हुई है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रिटर्न्स हैं। ये आपकी मार्केट रिटर्न है जिसे हम आर एम कहते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है, ये देखें यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक जाता है। ये आपको मार्केट की रिटर्न बताता है कि इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन है मार्केट में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और उस पे मार्केट ये रिटर्न दे रही है आर एम, ये। ठीक है भाई। अब और भी समझें, यहाँ जो स्टैंडर्डेशन है वो जीरो है, और यहाँ रिटर्न स्टैंडर्डेशन जब जीरो हो जाएगी तो रिटर्न रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बराबर आएगी। और भी समझें, यहाँ आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें स्टैंडर्डेशन है, क्योंकि आप इधर को खिसक गए हैं। तो भाई यहाँ मान लीजिए पोर्टफोलियो नंबर 1 है, और इस पोर्टफोलियो नंबर 1 में पूरे मार्केट जैसी स्टैंडर्डेशन नहीं है, उससे कम है, पर रिस्क फ्री से ज्यादा है। तो भैया ये पता कैसा पोर्टफोलियो होगा, जिसमें आपने सारा का सारा पैसा तो मार्केट के स्टॉक्स में लगाया नहीं होगा। इसमें आपके पास रिस्की इन्वेस्टमेंट भी होगी और रिस्क फ्री भी होगी। वेट बोले तो कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो 70% रिस्की, 30% रिस्क फ्री। अब जैसे रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न मार्केट में 15, रिस्क फ्री में मान लो 7%। तो आपकी जो वेटेड एवरेज रिटर्न्स हैं वो यहाँ से बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको फील आ जाए थोड़ा सा। तो दिस विल बी 10.5 प्लस 2.1, टोटल बैठेगा 12.60। अब देखो ध्यान से, आपने 100% पैसा लगाया ही नहीं मार्केट में, तो आपको मार्केट जैसी रिटर्न कैसे आ जाएगी, मार्केट से कम आएगी। तो बिल्कुल ये ऐसे पोर्टफोलियो यहाँ होते हैं, इधर इधर जाते जा रहे हैं तो मार्केट का प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। इन पोर्टफोलियोज को इस प्रोफेशनल भाषा में, इस थ्योरी की भाषा में लेंडिंग पोर्टफोलियो बोला गया है।
लेंडिंग सर इसलिए क्योंकि इसमें बंदा अपना कुछ पैसा तो लगाता है शेयर मार्केट में रिस्की सिक्योरिटीज में, और बाकी पैसा वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में डाल देता है जिसमें एक अश्योर्ड रिटर्न मिलती है। तो जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में डालता है पैसा, वो बंदा लेंडिंग कर रहा होता है बेटा, लेंडिंग। जैसे ये लेंडिंग पोर्टफोलियो का एग्जांपल है। अब जो इससे आगे वाला पोर्टफोलियो है, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे, ये तो पूरा जी मार्केट पोर्टफोलियो बन जाएगा, क्योंकि सारा पैसा ही आपका मार्केट में घुस गया है। इसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, सारा पैसा ही लगा दिया आपने मार्केट के चक्करों में जैसे कहते हैं। और जो इस पॉइंट के बाद पोर्टफोलियो है जिनकी स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट से भी ज्यादा खतरनाक है, ये पता क्या है बेटा? हम क्वेश्चन करते थे कि 100 रुपए वो अपने तो लगा रहा है, 20 रुपए वो उधार भी लेके आ रहा है, मतलब कि रिस्क फ्री बोरिंग करके 100 रुपए अपने, या है ये जगह तो यहाँ आ जाओ, 100 रुपए अपने तो लगाने ही है रिस्की इन्वेस्टमेंट में, 20 रुपए रिस्क फ्री वाले भी लगा लिए, तो यहाँ तो वेट लग जाएगा 120 का, और ये वेट हो जाएगा नेगेटिव। याद है कुछ? एज ए पोर्टफोलियो उसको बोरिंग पोर्टफोलियो कहते हैं बेटा। इनका बहुत बुरा हाल होता है, इनमें रिस्क मार्केट से भी ज्यादा हो जाता है, कि 100 के बजाय 100 लगा के, 100 खुद के लगा के, रिस्क कितने के उठा लिए? 120 के। तो ऐसे वाले पोर्टफोलियोज को भाई, ऐसे वाले पोर्टफोलियोज को बोरिंग पोर्टफोलियो कहते हैं। इसका मतलब एक तो ये रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है, ये बैठा है जहां मैंने थोड़ा रिस्क फ्री और बाकी मार्केट में वो लैंडिंग पोर्टफोलियो। ये सर पूरा मार्केट पोर्टफोलियो हो गया या डाइवर्सिफाइड हो गया, जहां हमने रिस्क फ्री बोरिंग करके वो भी इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, तो वो हो गया बोरिंग पोर्टफोलियो। अब बेटा ये क्लियर होगी लाइन अच्छे से? अब बेटा जी आप ये देखो कि सवाल क्या पूछा, लाइन लुइन तो क्लियर होती रहेगी, सवाल देखो। कहता है जी कैपिटल मार्केट लाइन के अकॉर्डिंग जो पोर्टफोलियो लाइंग ऑन सीएमएल ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो, ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो। ओहो, मार्केट पोर्टफोलियो तो भाई, भाई मार्केट पोर्टफोलियो तो ये वाली जगह, ये वाली जगह। तो इस पे ओवर दी का मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहाँ पे या यहाँ पे? सर ओवर उधर वाली तरफ, ऊपर वाली तरफ तो अबव हो जाएगा, बिलो का मतलब लैंडिंग हो जाएगा। अगर ओवर दी मतलब ये लिया गया फिर तो बोरिंग मतलब निकल आएगा, पर सर इसके लिए तो अबव लिखना चाहिए था, निचली तरफ आना है तो बिलो लिखना चाहिए था, यहीं रहना है तो अपॉन लिख देते या ओवर दी। तो कंफ्यूजन आ रही है, वैसे लोग कह रहे हैं कि आंसर गलत है, फलाना टमकाना, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। यार उन तुम मतलब ये लो ना भाई कि ओवर दी का मतलब क्या लेना है, अबव लेना है ओवर का मतलब, तो ये बोरिंग पोर्टफोलियो, बिलो लेना है तो लैंडिंग, यही है, यही है। तो भाई ये मार्केट या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, वैसे तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही कहेंगे उसे। तो अब आप देखें, ऑप्शंस देखें तो निपटाएं। सर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए जाना चाहिए। हाँ, अगर ਉਹਦਾ मतलब अबव लेते हैं तो भाई ਉਹਦਾ मतलब आपका बोरिंग हो जाना था। तो चेक करें जी, फिफ्थ पार्ट इट इज सी, यस डन। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उन्होंने बोला। सर अगला म्यूचुअल फंड का वो घिसा पिटा सवाल, भाई पता नहीं कितनी बार हुआ हुआ आपको भी पता। तो एक बार सर और सही, कोई बात नहीं, होने दो बच्चों के लिए, है तो इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल भाई। जैसे किसी का हाथ टाइट हो म्यूचुअल फंड में, वो कोई ना कोई गलती इसमें कर ही देगा। क्वेश्चन नंबर 2, ले आओ सर स्टोरी सुने। 1721 during the initial offer of some mutual fund. Mr. X on 1721 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units जिसकी फेस वैल्यू 10 ईच थी। सर इसमें आपको पता अपने स्टाइल में यहाँ लाइन बननी है, तो जिसने किसी ने साथ साथ करना हो वो साथ में कॉपी रख ले भाई। तो 1721 आ गई सर ये आपकी, यहाँ आपने इन्वेस्ट किया, 10,000 यूनिट खरीदे एनएफओ के जरिए, 10 रुपए का प्राइस था, तो 1 लाख रुपया आपने डाल दिया म्यूचुअल फंड में आज की डेट में। चलो जी ये आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, शुरुआत होगी। और सुनते जाएं। 31 मार्च 2022, डिविडेंड 10% है। तो भाई ये पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होता है यहाँ 31 मार्च 2022। हमारा होल्डिंग पीरियड 9 मंथ्स ही है, तो यहाँ ये फंड वाले 10% डिविडेंड देते हैं, और इससे आपको अपनी रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न यहाँ दी होती है बेटा हर बार। एनुअलाइज रिटर्न निवेशक को लगती है 153.33 एनुअलाइज। तो 9 महीने को एनुअलाइज करके बता रहा बेटा, मैं पर एनम लिख लूँ ये बात। और सुनते जाएं। फिर कहता है जी 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023
भाई ये 22 है सर, ये 23 है सर, 23 ही लिख रहा हूँ सर। 31 दिसंबर 2023 को 20% डिविडेंड आया, 20% डिविडेंड। ठीक है भाई, 20% डिविडेंड। और सुनते जाएं। ऑन 31 मार्च 24, एक्स रिडीम ऑल हिज यूनिट्स। 31 मार्च 24 को जाके इसने सारे यूनिट रिडीम करवा लिए। कितने करवाए? 11296। पर वही बुक वाली फिक्र ही है, 0.11। इतने यूनिट्स, फ्रैक्शनल यूनिट्स आपको पता होते हैं। और यहाँ उसे लगा कि भाई जो भी मेरा ये पीरियड ऑफ होल्डिंग है, जो भी मेरा ये पीरियड ऑफ होल्डिंग है भाई, उसमें मेरी जो रिटर्न है, उसमें जो मेरी रिटर्न है, वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। 73.52 अगेन पर एनम शुड बी रिटर्न। ये पर एनम रिटर्न आई। ये आप देख सकते हैं भाई, 21-22 और फिर उसके बाद जी 22-23 वो पूरा ही इन्वेस्टेड ही रहा है। और फिर 23-24, मतलब कि आप लगा लो 9 महीने प्लस 24 महीने, 33 महीने की होल्डिंग के बाद ये बंदा कह रहा है कि एनुअलाइज रिटर्न ये है। अब जिनको ये बिल्कुल नहीं आता, देखो वही अभी तक मेरे साथ होंगे, नहीं तो अगलों ने तो कहा होगा यार आता है, तो अगला देखेंगे। तो बेटा आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है, बट इस क्वेश्चन की जो खासियत है वो आप सुन लें। इसमें बंदा 10,000 यूनिट इनिशियली खरीदता, 10,000 यूनिट, और रिडीम होते होते उसके यूनिट इतने हो जाते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई कोई और परचेज हुई है, ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं कि कहीं ऐसा बताया हो कि भाई और परचेज हुई है। नो सर, नो वेयर इट इज मेंशन्ड। ओनली पॉसिबल वे इज द री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। फर्दर यूनिट्स तो आपने खरीदे नहीं है एनएफओ के बाद, 2 बार डिविडेंड मिले हैं आपको। तो ये स्टेचुटरी अजम्पशन ही समझ लो इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तो मानना लाजमी है भाई कि ये डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ हुआ। तो भाई पहले ये लिख लें, लिखो, इट इज assumed दैट द डिविडेंड वाज रीइन्वेस्टेड। इट इज assumed दैट द डिविडेंड वाज रीइन्वेस्टेड। इसके बगैर इस क्वेश्चन का कोई हल नहीं। जो आप पहले इसमें कंफ्यूज होते रहे हैं कि इसके बहुत अजीब अजीब तरह के सोल्यूशन जगह जगह पे मिल जाते हैं, पर क्लैरिटी की कमी अक्सर देखी गई है। और देखते हैं जी फिर हम इसमें क्या क्लियर कर पाते हैं। शुरू करते हैं बात। देखो जी, आपसे पहला पार्ट पूछा गया है कि आप इस दिन की एनएवी निकाल दें। ठीक है भाई, नॉर्मल अप्रोच करते हैं इसे। डिविडेंड वाज रीइन्वेस्टेड, ध्यान से ये याद रखना। तो एनएवी नॉर्मली हम ऐसे निकालते होते हैं कि एनएवी 1 प्लस डिविडेंड एनएवी 0, फिर अपॉन एनएवी 0 या नॉट इंटू 100, देन एनुअलाइज, ऐसे ये चीज़ें हम करते हैं। पर जब यूनिट्स डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ हो तो हम यहाँ यूनिट्स बढ़ा लेते हैं, एडिशनल यूनिट्स करके करते हैं। तो यहाँ हमारा डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ होगा। पर सर डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ होगा इस दिन की एनएवी पे, वो एनएवी तो हमें पता ही नहीं। और पप्पू वही तो सामने है, एनएवी तो निकालनी है उस दिन की, तभी तो रिटर्न दे रखी है। रिटर्न थोड़ा ना निकालनी है तूने, हमारे होश में रहना थोड़ा। तो ये देखो मैं ऐसे करूंगा अब, 10,000 यूनिट ओरिजिनल, इसमें डिविडेंड से जो यूनिट मिले हैं वो जोड़ने लगूंगा। इससे पहले आप कंफ्यूज हो, मैं आपको डिविडेंड बता दूं। 1 लाख की फेस वैल्यू पे 10%, तो आपको 10,000 रुपए का डिविडेंड आया होगा। ये अभी डिविडेंड है। अब मैंने इस दिन की एनएवी एक्स मान ली, ये यूनिट आ गए, ये यूनिट आ गए। 10,000 मेरे ओरिजिनल यूनिट बेटा, ये मेरे एडिशनल यूनिट बेटा, ये यूनिट्स आ गए इनटू द एनएवी ऑफ दैट वेरी डे एक्स, माइनस द अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख, अपॉन द अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया, इंटू 100 ताकि परसेंटेज आ जाए, डिवाइड बाय 9 महीने इंटू 12 महीने, इज इक्वल टू 153.33। ये एनुअलाइज रिटर्न हमें दी हुई है। अब हमारा टारगेट है इसमें एक्स निकालने का। चलो भाई काम शुरू करते हैं। तो पहले हो गया जी 10,000 एक्स, फिर भाई ये एक्स ऐसे गया, और ये एक्स एक्स कट के यहाँ 10,000 हो गया। यहाँ जी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये अभी हमने 100 और इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ये लीजिए सर। अब अगले कुछ स्टेप्स चमत्कारी। 153.33 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 153.3 हो यार, 0.33 इंटू 9 डिवाइड बाय 12। देखें जी, ये 115 आ रहा है, 114.99 है। तो भाई इस वक्त के हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे। 10,000 एक्स है अब, माइनस 90,000 है जी, अपॉन 1 लाख है जी, इंटू 100 है जी, वो दोनों उधर जा चुके हैं।
ये 115। तो भाई इसको और आगे कैरी ऑन किया जाए। तो भाई अब ये चीज को ऐसे रख देते हैं, 115 इंटू 1 लाख करोगे आप, फिर डिवाइड बाय 100 कर दोगे जी, 115 आ जाएगा। तो ये 10,000 x माइनस 90,000, इधर अब 115 रह गया बेटा, 1,15,000। 10,000 x इज इक्वल टू बेटा, ये ऐड कर दियो, ये इसमें 90,000 जोड़ दे भाई, ये 2,05,000 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू डिवाइड बाय 10,000, 20.50 दिखाई देने लग गई है। तो आपकी एनएवी 31 मार्च 22 की आ गई है। आप एक बार कॉन्फिडेंस रख के आंसर चेक करते हैं। तो भाई ये 20.50 है सर, हमारे अकॉर्डिंग ये है, बाकी देख लो जैसे भी है। लो जी, फर्स्ट पार्ट का तो बी आंसर है, बहुत ही आसान कहना चाहिए। अब कहता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट इस दिन कितने हो गए होंगे। ले भाई अभी ले ये ले बना पड़ा। ये देख तेरे भाई, ये यूनिट ही तो हमने चलाए थे, 10,000 यूनिट तेरे पास शुरू में थे, फिर तूने 10,000 रुपये और लगाए, उस वक्त यूनिट इतने का था, डिवाइड करके पता कर लो, 10,000 डिवाइड बाई 20.50 प्लस 10,000, तब हमारे पास यूनिट इतने हो गए। सर ये फ्रैक्शंस में अलाउड होता है तो पूरा ही लिखना। ये ऑप्शन चेक करते हैं सर, ये वाला टिक करेंगे, ये चेक करें जी, सेकंड का ए पार्ट है। अब वो पूछता है कि इस दिन आपको कितना डिविडेंड मिला होगा, 31 मार्च 23। ये सर डेट लिखी है मैंने, 31 मार्च 23। ओहो, मैं तो दिसंबर लिखी बैठा हूँ यार। हैं जी, देखें जरा, दिसंबर था या 23 था, मार्च था यार, दिसंबर है भाई, दिसंबर है। 31/12/23 को डिविडेंड दिया है 20%। आगे चेक कर लें, एनएवी लास्ट वाली, इस दिन वाली की एनएवी। यार ये तो ना थोड़ा सा समझ आ गया मेरे को, ये थोड़ा कुछ और चला रहा है भाई साहब। ये ना डेट इनसे गलत टाइप हो गई है, या ये यहाँ पे इसको ये डालना चाहते थे, तो डिविडेंड तो यही है, आप समझ रहे हो यार, पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। आओ यार करें यार, कोई चक्कर नहीं, इनके डेटों डूटों के चक्कर में टाइम तुम्हारा खराब हो जाना। तो इस दिन कितना डिविडेंड मिला, आ जाओ सर, हम यहाँ से देख लेते हैं। सर ये डेट है, यहाँ यहाँ पूछ रहा है कितना डिविडेंड मिला। तो हमारे पास यूनिट्स इतने इकट्ठे हो गए हैं, 10 रुपए का एक यूनिट है, 20% डिविडेंड है, 2 रुपए डिविडेंड हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो सर। सर तकरीबन इतना डिविडेंड का अमाउंट आ जाता। चेक कर लें, थोड़ी कंफर्मेशन भी आ जाएगी उससे डिविडेंड के रिगार्डिंग। सर मेरा 20,975.6 दिखा रहा है कैलकुलेटर पे, यहाँ टिक लगा दें। तो थर्ड पार्ट में सी ऑप्शन जाके चेक कर दें, बिल्कुल सही है सर। और बस डेट का ही पंगा है यार। कहता है इस दिन की एनएवी क्या कहोगे, मतलब आप इसको 12 ही पढ़ लो, ठीक है, जो ओरिजिनली टाइप हुआ हुआ। अब समझते हैं सर, ये समझाते हैं। ये डिविडेंड मिला इस दिन। भाई साहब ये यहाँ पूछ रहा है कि आज एनएवी क्या होगी यहाँ पे। थोड़ा सा अगर नहीं किया हो तो गेन इट विल बी इंटरेस्टिंग। बंदा सोचने लगता है कि यार अब यहाँ पे भी सर जैसे ही रिटर्न रूटून दी होगी, हम पहले वाला फॉर्मूला, भाई नहीं नहीं, वहां ना रिटर्न नहीं दी हुई, रिटर्न परसेंटेज अब जब लिक्विडेट करेगा ना, रिडीम करेगा तब बताएगा, यहाँ रिटर्न परसेंटेज नहीं बताई हुई। सर फिर कैसे होगा सर। सर आप दिमाग लगाओ थोड़ा, आपको ये पता है कि हमारे 31 मार्च 22 को कितने यूनिट हो गए थे आफ्टर द री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। यस यू कैन राइट 10487.80। अब यहाँ कुछ और यूनिट्स मिले होंगे, तभी यूनिट यहाँ तक बढ़े। सोच के देखो, सेकंड डिविडेंड भी री इन्वेस्ट ही होना है। अब सेकंड डिविडेंड का अमाउंट आपको पता चल गया है, उस सेकंड डिविडेंड के बेस पे कितने यूनिट अलॉट हुए होंगे देख सकते हो। बिफोर सेकंड डिविडेंड इतने यूनिट है, आफ्टरवर्ड इतने हैं, तो ये जो गैप है ना, ये आपके यूनिट यहाँ अलॉट हुए, यहाँ तक पहुंचे पहले। यूनिट्स अलॉटेड ऑन सेकंड डिविडेंड डेट, वो डेट थोड़ी कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ सर। 11,296.11 ये फाइनल यूनिट्स है, ये 11,296.11 माइनस इससे पहले जो यूनिट थे 10487.80, 11,296.11 माइनस 10487, दीज आर दी यूनिट्स जो आपको अलॉट हुए। अब भाई किस हिसाब से अलॉटमेंट हुई होगी, पैसा इतना था,
मतलब कहने का मतलब ये पैसा था जिससे यूनिट दिए गए होंगे, यहाँ एक्स एन ए भी हो रही होगी, इतने यूनिट्स मिले होंगे, मतलब ये आपके यूनिट्स हैं भाई, ये आपका डिविडेंड है, ये आपकी एन ए भी है। तो कर लो यार पता इसमें क्या है। तो 20975.60 डिवाइड बाई 808.31। सर ये मेरे पास कुछ 25.95 पे बात निपट रही है, यहाँ पे चेक कर लो। सर 25.95 पे टिक लगा लें, फिर आंसर उनसर चेक करी जाए। सी पार्ट ही है, चलो जी डन है। अब कहता है भाई साहब इस दिन की एनए भी बता दो, एंड वाली एनए भी बता दो कहता चल के। तो यार ये तो अब टाइम पास ही है। ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक 33 महीने का सफर है इस इन्वेस्टर का। लाख रुपया लगाया उसने अपनी जेब से, 10,000 यूनिट उस वक्त थे, यूनिट पे यूनिट और मिलते रहे डिविडेंड के जरिए, एंड में जाके उसने ये यूनिट रिडीम करवा लिए। और वो कहता है उसकी रिटर्न पर एनम 73.52 है। मुझे पता है आप लोगों को ये सब भी चाहिए होता है, कोई बात नहीं ला रहे हैं, कब आएगा। तो भाई अब आपके जो एंड में यूनिट्स हैं वो दिए हुए हैं, आप 11,296.11 इंटू एक्स लिख दो, ये आपकी वैल्यू बन गई, माइनस 1 लाख रुपए जो आपकी जेब से लगा। ओ भाई इसके अंदर सारे यूनिट हैं, डिविडेंड ना सोची जाइए, 10,000 से यहाँ तक यूनिट्स डिविडेंड के दम पे ही आए हैं, इंटू इस एनएवी जो कि पता करनी है, डिवाइड बाय 1 लाख। और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग अब 9 महीने पहले साल के 2 साल हो रहे हैं, तो 33 महीने इंटू 12 एनुलाइज करके, रिटर्न मैं यहाँ से दोबारा पढ़ रहा हूँ, मेरे को हल्का सा डाउट आया कि एंड में रिटर्न क्या थी सर, 73.52 यही लिखी हुई थी। अब सर इंटू 100 करना ना भूलें, नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा। इंटू 100 इज इक्वल टू 73.52। अब तो यार फालतू के काम है, तो करते जाओ भाई अब जो भी है कैलकुलेशंस वगैरह। तो 73.52 इंटू 33 डिवाइड बाय 1200, ठीक है जी, इंटू फिर ये कर दो आप 1 लाख, ये 1 लाख भी गया मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कर दो जी 1 लाख, कर दिया जी, डिवाइड बाय 11,296.11। ये सर 26.75 आया जी, थोड़ा कैलकुलेटर पे रखा है सारा ताकि टाइम खराब ना हो। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे, पहले तो ये देखें। सर ये रहा सी पार्ट, अगेन दी सी पार्ट। तो भाई ये जी स्टोरी है, इसमें 2 केस सिनेरियो मैंने आपके कवर करा दिए, बाकी जी आगे भी वीडियो आती रहेगी। अभी डन करते हैं, डन है जी।